तो चलिए, आज हम चलते हैं जेमिनी स्टूडियोज की अजब गजब दुनिया में। ये एक ऐसी जगह थी जहां फिल्में बनती थीं, सपने टूटते थे और हाँ, कला, कॉमर्स और राजनीति की एक बड़ी मजेदार खिचड़ी पकती थी। तो लेखक अशोक मित्रन के साथ आइए इस कहानी की परतें खोलते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है एक बहुत बड़े सवाल से। सोचिए, एक तमिल फिल्म स्टूडियो जहां दिन रात फिल्में बन रही हैं, वहां अचानक एक अंग्रेज कवि क्यों आया? किसी को कुछ भी समझ नहीं आया। ये एक ऐसी पहेली थी जिसका जवाब सालों साल एक राज ही बना रहा। अब देखिए, उस अंग्रेज कवि के रहस्य को सुलझाने के लिए हमें पहले जेमिनी स्टूडियोज की इस अजीब दुनिया को समझना होगा। और इसकी शुरुआत होती है स्टूडियो के सबसे मशहूर डिपार्टमेंट से, यानी कि मेकअप डिपार्टमेंट से। अच्छा, इस कहानी का नाम पोएट्स एंड पैनकेक्स क्यों है? यहाँ पैनकेक का मतलब वो खाने वाला पैनकेक बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक मेकअप ब्रांड का नाम था। ये इतना पॉपुलर था कि जेमिनी स्टूडियोज इसे ट्रकों में भर भर कर खरीदता था। क्या ग्रेटा गार्बो, क्या वैजयंती माला, उस दौर की लगभग हर बड़ी एक्ट्रेस ने इसका इस्तेमाल किया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टूडियो कितने बड़े स्केल पर काम करता था। और ये जो मेकअप रूम था वो अपने आप में ही एक कहानी था। ये रॉबर्ट क्लाइव के पुराने अस्तबल में बना हुआ था और इसमें इतनी तेज लाइटें जलती थी कि एक्टर्स को एक आग की तकलीफ जैसी मिजरी से गुजरना पड़ता था। और मजे की बात यह थी कि यहाँ काम करने वाले लोग बंगाल से थे, महाराष्ट्र से थे, तमिलनाडु से थे, मतलब न जाने कहाँ से थे। इसीलिए लेखक मजाक में इसे राष्ट्रीय एकता का एक बड़ा ही अजीब उदाहरण कहते हैं। अब कोई भी स्टूडियो सिर्फ इमारतों से तो नहीं बनता है ना, वो बनता है लोगों से। तो चलिए अब मिलते हैं जेमिनी स्टूडियोज के कुछ अनोखे किरदारों से, जिनकी अपनी अपनी कहानियों ने ही स्टूडियो के कल्चर को बनाया या फिर बिगाड़ा। यहाँ दो किरदार थे जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। एक तरफ था ऑफिस बॉय, जो असल में 40 साल का एक निराश कवि था। उसका सपना था एक्टर या गीतकार बनने का, पर काम मिला भीड़ का मेकअप करने का। और वो अपनी हर नाकामी का जिम्मेदार मानता था कोठम मंगलम सुब्बू को। वहीं दूसरी तरफ थे सुब्बू, जो स्टूडियो के नंबर 2 थे, बॉस के सबसे करीबी, हमेशा खुश रहने वाले और कमाल के टैलेंटेड इंसान। सुब्बू सच पूछिए तो जेमिनी स्टूडियोज की रीढ़ की हड्डी थे। वो कवि भी थे, एक शानदार एक्टर भी, और हर मुश्किल का हल मानो उनकी जेब में होता था। वो आम जनता के लिए लिखते थे और अपनी दरियादिली के लिए भी जाने जाते थे। लेकिन उनकी यही सफलता और बॉस से नज़दीकी ऑफिस बॉय जैसे लोगों की जलन की सबसे बड़ी वजह। और फिर एक वकील साहब भी थे। कहने को तो वो लीगल एडवाइजर थे, पर लोग उन्हें दी ऑपोजिट कहते थे, क्योंकि उनमें इमोशंस की बहुत कमी थी। एक बार क्या हुआ, एक एक्ट्रेस सेट पर गुस्सा हो गई, तो इस वकील ने चुपके से उसकी आवाज़ रिकॉर्ड कर ली और बाद में उसे ही सुना दी। वो एक्ट्रेस इस सदमे से ऐसी चुप हुई कि उसका करियर ही खत्म हो गया। कितना बेरहम तरीका था। तो अब हम धीरे धीरे उस रहस्य के करीब आ रहे हैं। कहानी में अब एंट्री होती है राजनीति और प्रोपेगेंडा की, जो उस अंग्रेज कवि की विजिट का सबसे बड़ा सुराग है। जेमिनी स्टूडियोज के जो ज्यादातर कवि थे वो खादी पहनते थे, गांधी जी को मानते थे, पर पॉलिटिक्स की समझ कह सकते हैं जरा कच्ची थी। वो कम्युनिज्म से डरते थे। उन्हें लगता था कि कम्युनिस्ट नास्तिक और हिंसक होते हैं। ये बस एक डर था, कोई गहरी समझ नहीं। और बस इसी भोलेपन वाले माहौल में 1952 में जेमिनी स्टूडियोज में एक इंटरनेशनल ग्रुप आया, मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी या MRA। ऊपर से तो ये नैतिक मूल्यों की बात करते थे, पर असल में ये एक कम्युनिस्ट विरोधी आंदोलन था। इस बात को याद रखिएगा, यही हमारे रहस्य का पहला और सबसे बड़ा सुराग है। MRA ने स्टूडियो में 2 नाटक दिखाए जो मद्रास की जनता को इतने पसंद आए कि उनका असर तमिल थिएटर पर भी पड़ा। सनराइज और सनसेट के सीन पॉपुलर हो गए। लेकिन इस सब के पीछे स्टूडियो के बड़े बॉस अनजाने में ही MRA के कम्युनिस्ट विरोधी एजेंडे का हिस्सा बनते जा रहे थे। तो अब इस नई जानकारी के साथ चलिए वापस चलते हैं उस अंग्रेज कवि की रहस्यमयी विजिट पर। अब हमें ये तो पता है कि स्टूडियो में कम्युनिज्म को लेकर एक खास तरह की सोच पनप रही थी। तो सवाल फिर से वहीं आ जाता है, आखिर वो अंग्रेज कवि कौन था और उसका असली मकसद क्या था? अब हमारे पास सारे सुराग हैं और जवाब बस मिलने ही वाला है। सालों तक ये पहेली अनसुलझी रही। फिर एक दिन लेखक अशोक मित्रन ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में धूल भरी किताबों के बीच एक मैगजीन देखते हैं जिसका नाम था द एनकाउंटर। ये एक ब्रिटिश पत्रिका थी और इसके कवर को देखते ही उनके दिमाग में सालों पुरानी यादें ताज़ा हो गईं।
और उस मैगजीन के एडिटर का नाम था स्टीफन स्पेंडर। जी हाँ, यही नाम था उस रहस्यमयी अंग्रेज कवि का जो सालों पहले जेमिनी स्टूडियोज आया था। तो रहस्य का पहला हिस्सा तो सुलझ गया था। तो अब हमारे पास नाम भी है और स्टूडियो का माहौल की पता है। अब बस इन दोनों को जोड़ने की देर है और ये पहेली पूरी तरह से सुलझ जाएगी। कुछ समय बाद लेखक के हाथ एक और किताब लगती है, द गॉड दैट फेल्ड। ये कोई आम किताब नहीं थी, ये उन 6 मशहूर लेखकों के निबंधों का कलेक्शन था जिन्होंने पहले कम्युनिज्म को अपनाया और फिर उससे निराश होकर उसे छोड़ दिया। ये इस पहेली का आखिरी और सबसे ज़रूरी टुकड़ा था। और जब लेखक ने इस किताब के लेखकों की लिस्ट देखी तो उसमें एक नाम था, स्टीफन स्पेंडर। तब जाकर पूरी बात साफ हुई। जेमिनी स्टूडियोज के बॉस एस.एस. वासन को स्टीफन स्पेंडर की कविता में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनकी दिलचस्पी थी स्पेंडर के कम्युनिस्ट विरोधी विचारों में। वो स्टूडियो में एक ऐसे व्यक्ति को बुलाना चाहते थे जिसने कम्युनिज्म के खिलाफ लिखा हो। तो जेमिनी स्टूडियोज एक ऐसी ही जगह थी जहां कला, कॉमर्स और राजनीति हमेशा टकराते रहते थे। ऑफिस बॉय जैसे कवि अपनी कला के लिए जगह ढूंढ रहे थे, स्टूडियो ट्रकों में पैनकेक खरीदकर पैसा बना रहा था और बॉस चुपके से अपना राजनीतिक एजेंडा चला रहे थे। और इसी टकराव से पैदा होती थी गलतफहमियां और रहस्य। आखिर में पोएट्स एंड पैनकेक्स हमें यही दिखाती है कि सिनेमा की इस कमर्शियल दुनिया के अंदर क्रिएटिव लोग कैसे सरवाइव करते हैं या फिर फेल हो जाते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां अहंकार, कला और गलतफहमियां लगातार आपस में टकराती रहती हैं। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कितनी बार कला का इस्तेमाल ऐसे मकसद के लिए किया जाता है जिसके बारे में उसके बनाने वाले ने कभी सोचा भी नहीं होता। अगर जेमिनी स्टूडियो की ये कहानी आपको अच्छी लगी तो ई पाठशाला को अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपकी एक शेयर किसी और की पढ़ाई को आसान बना सकती है। धन्यवाद।